बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज मार्केट लिमिटेड रेंज में मूव होती देखी गई। तसलसल फिर टूटा है तेजी का और मार्केट ग्रीन जोन से रेड जोन में बंद हुई। हंड्रेड इंडेक्स 69 पॉइंट्स माइनस के साथ 65,600 के लेवल पे बंद हुआ। इंटरडे हाई हंड्रेड इंडेक्स का 66,150 रहा और इंटरडे लो 65,600 रहा। फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में हमने सेलिंग देखी और बाइंग हमने बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखी। तो मजमूई तौर पे आज मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं शेयर्स की तो 41 मिलियन से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। 163 कंपनियों के शेयर में इजाफा और 169 कंपनियों के शेयर में हमने कमी देखी। 500 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट को हमने मूव होता हुआ देखा। आज जाहिर सी बात है नई हुकूमत का काम अमल में आ रहा है, किसको कलमदान मिलने वाला है, कौन IMF से डील करेगा। मोहम्मद औरंगजेब खान का नाम आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, जो एक बैंकर हैं, किस तरीके से वो IMF को राम करेंगे, IMF के प्लान में हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। तो ये तमाम सेंटिमेंट्स हैं जिसकी वजह से फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स थोड़े से रिजर्व हुए हैं मार्केट में। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आज खत लिखा है और प्लांट जो प्रोडक्शन है उसको आर्जी तौर पे बंद करने का ऐलान कर दिया है। इंडस मोटर कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर बाकायदा तौर पे आगाह किया है कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं, खाम माल है, उनकी तरसीम में प्रॉब्लम हो रही है और फिर गाड़ियों की जो डिमांड है उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्लांट हम बंद कर रहे हैं 6 रोज़ के लिए। और ये पहले भी हमने प्रैक्टिसेस देखी हैं मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से, जो अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो आर्जी तौर पर बंद कर देती हैं। इंडस मोटर ने प्लांट की आर्जी बंदिश 6 से 11 मार्च तक की है, यानी 6 रोज़ तक इंडस मोटर कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट बंद रहेगा। इसके अलावा मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल हम इजाफे का सिलसिला देख रहे हैं। 2 रोज़ में फ़ी तोला सोना 4,200 रुपये महंगा हो गया है। 24 कैरेट फ़ी तोला सोने की कीमत 1,500 रुपये इजाफे से 2,25,400 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपये इजाफे से 1,93,244 रुपये पे पहुंच गया है। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ फ़ी तोला सोना 2,700 रुपये महंगा हुआ था, आज 1,500 रुपये महंगा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी ऑन सोने की कीमत में $13 का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद फ़ी ऑन सोना $2,148 का हो गया है। बैरून मुमालिक नौकरियों पर जाने वाले अफराद इस वक्त इंतहाई परेशान हैं और क्यों परेशान हैं उसकी वजह यह है कि जब बाहर जाते हैं तो मुख्तलिफ हमें मराहिल से गुजरना पड़ता है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, किसी को इमिग्रेशन चाहिए होती है, किसी को डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं बीमा पॉलिसी की। तो इस हवाले से मुख्तलिफ सेंटर्स कायम हैं। तो उन सेंटर्स में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं तो एक तरीके से पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास रेमिटेंसेज आती हैं वहाँ से, डॉलर्स, रियाल, दिरहम, जो भी करेंसियाँ आती हैं उससे हमारी मईशत पर बहुत मुस्बत असर पड़ता है। तो रेमिटेंसेज के हुसूल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कोशिशें करती रहती है, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं वो लंबी लंबी लाइनें लगाकर, कतारें लगाकर मुख्तलिफ सेंटर्स के बाहर खड़े हुए हैं। सऊदी अरब जाने वाले जो अफराद हैं वो भी इस वक्त शदीद परेशान हैं। UAE जाने वाले जो हजरात हैं वो भी इंतहाई परेशान हैं। यूरोप की साइड पे जो लोग जाना चाहते हैं मुलाजमत के लिए वो भी इंतहाई परेशान है। तो ये परेशानी क्यों हो गई एकदम, वजह क्या है? क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से बाहर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है? तो आज हम इस टॉपिक को उठाएंगे और इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि वजह क्या है। रेमिटेंसेस का टारगेट गुज़िश्ता हुकूमत ने $33 अरब रखा था। जब बजट आया था गुज़िश्ता, तो उसमें $33 अरब एक साल में हमने टारगेट रखा था कि हम जमा करेंगे। तो वो हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉलर का रेट हमने देखा था बीच में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से हमारी तरसीलात ज़र डिस्टर्ब हुई। लेकिन बहरहाल अगर लोग बाहर नहीं जा रहे तो रेमिटेंसेज आने वाले दिनों में भी डिस्टर्ब होंगी। और लोग बाहर क्यों जा रहे हैं इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली बात करेंगे। डॉलर मुस्तक़बिल में कहाँ पे जाके रुकेगा, रुपया आइंदा आने वाले दिनों में गिर सकता है, और रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए हमने IMF के पास ही जाना है। IMF के अलावा हम और क्या क्या इक़दाम ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने फिस्कल डेफिसिट को दूर कर सकें। इन तमाम पॉइंट्स को आज हम प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद मलिक बोस्तान, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉलर उतार चढ़ाव का शिकार हो रहा है। कभी हम देखते हैं कि डॉलर की कीमत में चंद पैसों का इजाफा हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि डॉलर वापस नीचे आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि कहीं डॉलर मुस्तक़बिल में मज़ीद तो नहीं बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। डॉलर पिछले 3 महीने से आपने देखा 340 से कम हो गया, 280 पे स्टैंड कर गया जी जी। और मुस्तक़बिल में और कोई आप ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ज्यादा ज्यादा
20 पैसे 50 पैसे के अंदर मूवमेंट हो रही है और पाकिस्तान के जो है रुपया मजबूत है और मजबूती दिखाई उसने और अंदर भी दिखाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं। पेमेंटें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने डॉलर को जब प्री मार्केट में 340 था, लोग हमारे तजिया नगार जो ये झूठे तजिया नगार हैं मुखा पता नहीं मायूसी फैलाते हैं कि डॉलर 500 होने वाला है, और आपके सामने अल्लाह की शुक्र हमने 280 करके दिखाया है। और भी ये गिर जाता अगर हमारी पेमेंटें ज़्यादा न होती। स्टेट बैंक को मजबूरन डॉलर मार्केट से ख़रीदने पड़े क्योंकि दोस्त ममालिक ने जो MOU साइन किए हैं उन पर अभी एग्रीमेंट हुए नहीं है, फंड आए नहीं है, सिर्फ MOU है। तो MOU पे से कुछ नहीं होता जब तक डॉलर आएंगे नहीं। तो 26 अरब तशवीशनाक बात डॉलर तो है ना, एक तशवीशनाक बात तो है कि स्टेट बैंक मार्केट से 2 अरब डॉलर खरीद रहा है हाई इंटरेस्ट रेट पर, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन तो है मलिक साहब। नहीं हाई रेट में नहीं खरीदे। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट बड़ी रेट पे अक्लमंदी की है। जी। 340 में उसने नहीं खरीदे, 280 पे जाके खरीदे हैं। और ख़रीदना ज़रूरी थे, पेमेंटें नहीं देते थे पाकिस्तान उस टाइम। IMF की ये शर्त थी कि स्टेट बैंक के रिजर्व दिसंबर तक कम से कम जो है वो 8 अरब डॉलर होने चाहिए अपने। तो वो स्टेट बैंक ने अचीव किया है क्योंकि 8 अगले अरब डॉलर से तो प्रोग्राम नीचे अवेल आ गए करने। हमारे रिजर्व्स। नहीं रिजर्व बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब सिविल हुकूमत भी आ गई है और अब उम्मीद है कि औरंगजेब साहब जैसे आपने बताया है उन्होंने वज़ीर ख़ानदाना का सुनने में आ रहा है कि उनको बनाया जा रहा है, अल्लाह करे तो उनके मोहम्मद बड़ा अच्छा औरंगजेब खान एक्सपीरियंस को है। बनाया जा रहा है जो प्रेसिडेंट है HBL के। लेकिन क्या एक बैंकर मुल्क की जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं क्या उनको सही तरीके से चला पाएगा? आप क्या समझते हैं? इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब खान तो दोनों का पलड़ा अलग अलग है, भारी तो इसहाक डार हैं, तो क्या असरात मुरतब होंगे मौचे शादियों पर? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ दिखते हैं मुस्तकबिल में? देखो तो बात तो आपकी अप्रोच की है। साग डाब नो डाउट उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला है, रुपये को मजबूत किया है। तो ये अभी भी रुपया मजबूत है तो उनकी पॉलिसी की वजह से, कैप की वजह से मजबूत है। यानी कैब और लगा उनकी हुआ है। पॉलिसी मतलब ये उन्होंने फार्मूला दिया था कि रुपया मजबूत होगा तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा। अब क्या वजह है, वो चार्ज लेना नहीं चाहते या देना नहीं चाहते, अंदर की खबर किसी को नहीं पता। बाकी जो बैंकर की हैसियत से औरंगजेब है उनकी बड़ा अच्छी रेपुटेशन है। और पहले भी हमारे एक बैंकर जो थे शौकत अजीज साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वजारत खजाना चलाई, फिर प्राइम मिनिस्टर बने जी। और पाकिस्तान की GDP को बेहतर किया। बैंकरों का रिकॉर्ड अच्छा है और डार साहब के मुकाबला तो नहीं कर सकते लेकिन अल्लाह करे डार उनके साहब का नक्शे कोई कदम में मुकाबला कर चलते। सकता है वैसे, या कोई भी नहीं कर सकता मलिक साहब? नहीं कोई भी, उनका जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी कि रुपये को मजबूत, रुपये ही मजबूत पाकिस्तान है और हमारा इसी में हमारी भलाई है। लेकिन लेकिन जो 16 माह हुकूमत करके गए हैं PDM, उसमें इसहाक डार थे स्क्रीन पर, तो वो उसमें तो खातिर का कोई कामयाबी उनको नहीं मिली। बस उसमें बैंकरों ने उनका साथ नहीं दिया और वो उन्होंने जो है जो जहर किस जब किस्म का साथ नवाज बैंकर हो, शरीफ या किस किस्म नवाज का शरीफ साथ? साहब होते थे नहीं देखो सारा काम बैंकरों ने ख़राब किया था। और अभी जब ये हमारी मीटिंग हुई, शमशाद बेगम साहब थे और वो बड़ा अच्छा IM से रही हैं और बड़ा उनके भी समझो बैंकर ही हैं और जी उन्होंने बड़ी कामयाबी से 4 महीने चलाए। और उनको जब हमने बताया कि ये जब जो कुछ करे बैंक करे, जी। इनको आप लगाम डालें, उन्होंने लगाम डाली तो डॉलर देखना। आप कभी आपने सुना है कि अभी मतलब 10 दिन हो बैंकर्स रहा का था। जो एक सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जेर हो गया उनके सामने। देखो उनका लॉबी बहुत तेज है, फंड बहुत देते हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, जी। उनका आप कैपिटल से ज्यादा तो उनकी इनकम है, तो वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की मैशत के साथ ना खेलें। अभी आर्मी चीफ ने भी बड़ा सख्त एक्शन लिया इसके ऊपर इसी और इनको वजह से बुलाया गया है मौजूदा बाकायदा। जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, यानी जो अपकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो औरंगजेब खान को बनाया जा रहा है, वो भी बैंकर हैं, इसी तनाजुर में बनाया जा रहा है। हाँ ये बनाया जा रहा है कि बैंकिंग का तजर्बा, क्योंकि शमशाद बेगम साहब खुद आपको पता है बड़ा जी, वसी साबिक तजर्बा गवर्नर रखती स्टेट हैं। बैंक, बिल्कुल। हाँ गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं। अब ये इनका भी बड़ा वसी तजर्बा है इसके ऊपर, बैंक और कंप्लाइंस पे और इंटरनेशनल लॉबी के साथ। अभी बैंक क्योंकि इंटरनेशनल बैंक है, न्यूयॉर्क पूरी दुनिया भर में इसकी ब्रांचें हैं। जी। तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है अब अंदर की कहानी हम कह नहीं सकते कि पूरी स्टोरी सामने आए तो फिर कुछ कह अच्छा करने के काबिल है। हाजी बहरहाल साहब, हम वेलकम करते हैं उनके साथ। हालात तो देखें थोड़े से डिफ़िकल्ट तो हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं मूडीज़ की, वो भी ख़तरनाक आ रही हैं। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा
खतरात सामने लाए गए हैं। बहरहाल हमें बड़े पैमाने पे डॉलर्स अदा करने हैं बैरूनी अदाइयों की मद में इस साल। अगर हम रोल ओवर भी करते हैं 25 अरब डॉलर से कम हो गया 12-13 अरब डॉलर तो पाकिस्तान ने देने ही देने। तो इन तमाम सूरत हाल में आपने जो स्वैप सिस्टम होता है, जो आपने पहले भी एक ऑफ़र की हुकूमत को कि हम स्वैप सिस्टम के ज़रिए डॉलर फराम कर देते हैं, तो क्या आपने ये ऑफ़र दोबारा पेश की है? और ये स्वैप सिस्टम को आसान सहल अंदाज में बता दें ताकि सुनने वाले देखने वाले समझ सकें कि स्वैप सिस्टम होता क्या है। देखो स्वाप अरेंजमेंट में नाजरीन को बताऊं, पहले भी आपके प्रोग्राम से तवज्जो से मैंने आपको बताया था और हुकूमत से मीटिंग भी की जी और उन्होंने उसको बड़ा कहा जी हम इसके ऊपर सोचेंगे। अब सोचने का उनको कितना वक्त किया ये अल्लाह ही जानते हैं, क्योंकि 2 साल तो हो गए सोचते सोचते, आप कितने साल और लगाएंगे। जी तो हमने $1 बिलियन पर मंथ देने का कहा है और अभी भी स्टेट बैंक ले रहा है बैंकों से स्वाप में, 1 ऐसे बिलियन कि नहीं ले डॉलर, रहे। 1 बिलियन डॉलर, लेकिन 1 अरब डॉलर। हमारा जो सबसे मुनफरद मनसूबा था उसमें खास बात ये थी कि हमने जो डॉलर इनको देने थे स्वाइप के तहत वापस नहीं लेने थे, तो वो ताकि रिजर्व हमारे बिल्ड हो। अब जो बैंक इनको स्वाप पे दे रहे हैं वो डॉलर वापस लेते हैं, जिसकी वजह से रिजर्व इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाता। अब जितनी भी पेमेंटें गवर्नमेंट को अर्जेंट चाहिए होती हैं स्वाप अरेंजमेंट के साथ करते हैं। तुर्की ने यही फार्मूला अपनाया, उसने तकरीबन 200 अरब डॉलर से ज़्यादा इकट्ठे भी कर लिए। जी जो भी मुल्क क्राइसिस में होते हैं और अब भी होता है तो स्वाप अरेंजमेंट के तहत ही अपने डॉलर की मतलब जरूरत हाजी पूरी साहब, करता है। आपने गवर्नमेंट को कहा कि आप हर महीने 1 अरब डॉलर स्वैप पेमेंट सिस्टम के जरिए हुकूमत को फराम कर सकते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 1 अरब डॉलर जो आप हर महीने फराम कर सकते हैं हुकूमत को, तो उसके एवज आप क्या चार्ज करेंगे? क्या मतलब प्रॉफिट क्या चार्ज होगा? क्या नहीं, ये इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट फ्री मॉडल दिया है ना, हम इंटरेस्ट फ्री मॉडल दिया आपने? इसके पैसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना देंगे। मतलब सिर्फ तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। मतलब बस आपने पैसे 98 जो में उनको हमने दे दिए कि आप वो इस्तेमाल करें, तो 1 अरब डॉलर आप हुकूमत को रजाकाराना तौर पे दे रहे हैं? नहीं, ये देखो स्वाप अरेंजमेंट ये होता है, जी जी जैसे फर्ज किया कोई प्रॉपर्टी अपनी प्लज कराता है तो वो देता है प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूएटर लगाता है कि इसकी ये वैल्यू है इस जी प्रॉपर्टी जी। की, तो वो उसको उसके बाद पाकिस्तानी रुपये दे देता है। अच्छा, फर्ज किया आपके पाकिस्तानी 1 करोड़ है, उसमें दिया आपने अपना फ्लैट उनको प्लज करा दिया। अब जब आपके पास 1 करोड़ हुआ तो आपने वापस किया और आपको आपका फ्लैट वापस मिल गया। सेम मतलब सेम, अच्छा, यानी ये एक क्योंकि करेंसी है। टाइम लिमिट तय हो जाएगी कि हम इस टाइम लिमिट तक आपको डॉलर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम डॉलर करंट रेट जो उस वक्त होगा हम उस रेट पे वापस लेंगे। उस रेट पे हम इनकैशमेंट करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तो वो रिजर्व बिल्ड हो ओके जाते हैं उनके। ओके, रिजर्व बिल्ड हो जाते हैं, सही है। तो ये आपने ऑफर दी हुई है, 1 अरब डॉलर जी आप बिल्कुल। हर महीने दे सकते हैं। तो तेरा पोटेंशियल है क्या एक्सचेंज कंपनीज में कि वो 1 अरब डॉलर हुकूमत को दे सकता है स्वैप सिस्टम के जरिए? देखो एक्सचेंज कंपनियों की जो वर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 मिलियन डॉलर है। अब ऑलरेडी हम दे भी रहे हैं इसके ऊपर। जी, अभी तक पिछले 3 महीने में हमने $2.25 दे भी दिए इसी, और वो आउटराइट सेल की हमने, कोई स्वाप के तहत नहीं दिए। 3 महीने तो में इंटरबैंक 405 मार्केट को कितना दिया आपने डॉलर? तकरीबन $2.25 दिया हमने। $2.25 अरब, 3 महीने में पौने जी दो जी। अरब डॉलर दिया। और 6 महीने में क्या फिगर है इसका? 6 महीने हमारा टारगेट है कि हम इसको डबल कर दें इंशाल्लाह ताला, और इससे भी ज़्यादा हमारा टारगेट, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए। सही है। और औरंगजेब साहब जैसे सुने आ रहे हैं और वो कोई अच्छी पॉलिसी। देखो इस वक्त आइडियाज़ की ज़रूरत है, न्यू अपने। दो चीज़ों पे हमने जोर देना है। अगर इस पे स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहे हैं, एशिया बैंक भी, इस्लामी बैंक भी, पूरी दुनिया में हमें ये बार बार कह रहे हैं, देखो जी आप अब खर्चात कम करें, आप 17 अरब डॉलर के बजाय 12 अरब डॉलर खर्चात कर लें। आप 100 काबीना बनाए बजाय, अभी 12 वजीरों से आपने 4 महीने मुल्क कामयाबी से चलाया है। जी आपके मैशत जो है वो पटरी से जो उतर गई थी, पटरी पे आपने उसको चढ़ा लिया है और आपकी मैशत बेहतर हो रही है दिन ब दिन। जी तो अब ये आपके 4 महीने का मॉडल आपके सामने ऑलरेडी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब आप इतने वजीर, अब तो इनको अल्लाह का शुक्र है, आप नून लीग को इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं करनी पड़ेगी। पीपल पार्टी ने पहले वल्टी लीग आएगा, हम वजारतें नहीं लेंगे, तो ये अच्छी अच्छी बात है, वो वजारतें अच्छा, नहीं लेते और हुकूमत को हाजी चलने साहब, देते हैं। हाजी साहब ये बताएं, रेमिटेंस का टारगेट तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे साल के इख्तिताम तक? 33 अरब डॉलर नहीं रखा नहीं था। बिल्कुल कर पाएंगे, ये ऐसे नहीं है। इस वक्त बैड लक हमारा ये है कि जो हमारा $2 अरब का टारगेट है वो हमारा पूरा है। पिछले महीने $2.40 अरब आया है जी जी। और $25 अरब टारगेट है, तो हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे हर महीने 4 से 5 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज बाहर जा रहा है। नहीं जा पा हमारी रहे ना, फ्री। नहीं जा पा रहे हाजी साहब, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, मेडिकल के लिए खड़ी हुए हैं, इमिग्रेशन के लिए खड़े हुए हैं,
बीमा पॉलिसी कराने के लिए खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। जेरीज की आप मिसाल ले लीजिए, वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई लोगों की कई दिनों से खड़े हुए हैं, जेरीज उनको इमिग्रेशन नहीं दे रहा, तो बड़े मसाइल हैं। तो अगर यहाँ से पाकिस्तानी बाहर नहीं जाएगा तो फिर डॉलर या रियाल या कोई भी करेंसी कैसे पाकिस्तान में आएगी? देखिए देखो सालाना जो फिगर है पिछले साल के 9 लाख आदमी गए हैं, जी। तो माना 50,000 भी चले जाते हैं, 60,000 भी चले जाते हैं, बहुत है हमारे लिए। अगर वो बाहर तो चले मेरे भी फादर जाते हैं तो वो बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे तो भेजें। तकरीबन गुज़िश्ता साल 11 साढ़े 11 लाख पाकिस्तानी बाहर गए, लेकिन जिस हिसाब से जी जी रेमिटेंसेस का टारगेट था उस हिसाब से हम अचीव नहीं कर पाए। देखो उसकी वजह बुनियादी हमारी हमारी जो अपनी पॉलिसी है वो ये है कि हमने जो ईरान से हमारी ट्रेड है वो बॉर्डर ट्रेड तो है, लेकिन जो हम सरप्लस है, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर है और इंपोर्ट उनकी 6 अरब डॉलर है, 4 अरब डॉलर, ये हमें अरेंज करने पड़ते हैं। इस तरह चाइना की ये 25 अरब डॉलर है, 2 अरब डॉलर की 3 की हमारी एक्सपोर्ट है, और 22 अरब डॉलर, इधर 26 अरब डॉलर आपको कहाँ से लेंगे? वो फिर आप ज़ाहिर हवाला मार्केट से लेंगे, जो भी लेगा, तो यानी हम बैंक हर में तो है जगह नहीं। पे जाके फंस जाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ कुछ यानी कि ऐसे वो सिस्टम्स हमारा बने हुए कि हम हमारा उसको जो पार नहीं कर इम्पोर्टर सकते। इम्पोर्टर है वो हवाला मार्केट से लेके अपनी बिल्कुल, पेमेंट सेटल करता है। हवाला मार्केट दोबारा से क्लिक होना शुरू हो गई है, बड़ी मुश्किलों से क्रैकडाउन पर किया था। डिमांड है, क्योंकि इतने डॉलर है नहीं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, इम्पोर्ट बढ़ रही है। जब तक एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड नहीं बढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र है ये जो डार साहब ने प्रोग्राम शुरू कराया तो सैफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट का, ये MOU तो साइन अच्छा, हुए, अब अगर लेकिन अमल हवाला नेटवर्क ज्यादा मजबूत होता है आइंदा वाले दिनों में, रमजान भी है, ईद भी है, तो हवाला नेटवर्क तो मजबूत होगा ऑब्वियसली, तो फिर डॉलर की नहीं, कीमत को अभी कैसे देखते हैं? रमज़ान में हमारी रेमिटेंस 20% बढ़ जाती है, अल्लाह का शुक्र है। जी। और हम इसकी पूरी कोशिश करें कि हमारा जो है गवर्नमेंट जो है, ये हमारे इम्पोर्टर है ख़ास जी। तौर पर, जी। इनका बड़ा ये इतनी चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, और आवाम ख़ास तौर पर हमारी किसी तरह भी इम्पोर्टेड चीज़ों के बगैर उनकी किसी चीज़ पे तसल्ली नहीं हो रही। वो तो हम इम्पोर्टेड के बगैर लोकलाइजेशन को उनको नहीं बढ़ा रहे ना, दिल को हम चैन नहीं आता। हुकूमत अगर यहाँ पे सनत लगाने की कोई स्कीम दे दे, सस्ती बिजली गैस पानी दे दे, तो कर्जे दे दे, तो यहाँ पे लोकलाइजेशन बढ़ेगी, लोकल इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी, इम्पोर्ट कम हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए ना कि वो ऐसा मैप दे इम्पोर्टर को कि वो रुकावट नहीं है, लोकलाइजेशन की तरफ आ जाए। सबसे बड़ी रुकावट IPP है। IPP सबसे बड़ी रुकावट हमारी IPP है, जिनका खरबों डॉलर हम इनको दे चुके हैं और इनका पेट नहीं भरता, और ये प्लांट चलाए ना चलाए हमें इनको जो है, देखो ना अभी भी 2700 अरब के डेट सर्कल है, गैस के किस 2300 दौर में अरब, यानी आईपीपीएस के मुआहदे 5000 हुए थे? अरब। हाजी साहब किस दौर में हुए थे? आपको भी पता है किस दौर में हुए ये हैं? पहला मैच है तो पीपल पार्टी के दौर में हुआ था, फिर नवाज शरीफ साहब ने इसके जी। ऊपर बड़ा बिल्कुल। आपके खिलाफ बोला जी हम कैंसिल करेंगे, वो इंटरनेशनल लॉ क्या कोर्ट में चले गए, जी। वहाँ से प्लेंटी का, वहाँ से फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, तो फिर अब 2024 तक कुछ कुछ कोई एग्रीमेंट जो है हुकूमत कुछ हमारे कर नहीं मेच्योर पाई, होंगे। ऐसे सख्त मुआहदे हुए थे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा वाले दिनों में बैरूनी अदाइयाँ करनी है बड़े पैमाने पे, इसके मनफी असर पड़ सकते हैं रुपए की कदर पर, और आइंदा वाले दिनों में डॉलर ऊपर जा सकता है। बहरहाल अखराजात कम करने होंगे हुकूमत को। 18 से 20 अरब डॉलर सरकारी अखराजात हैं 1 साल के। अगर हुकूमत अपने अखराजात को कम कर ले, काबीना का साइज छोटा कर ले, मॉडल मौजूद है उबरी हुकूमत का, तो यकीनन इसका मुस्बत असर हमारी मईशत पर पड़ सकता है। फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है टैरिफ के अंदर रद्दोबदल करना होगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, डॉलर की कीमत ऊपर जा सकती है, कैप लगाया हुआ है, डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर रिजर्व बेहतर नहीं होते और दोस्त ममालिक या IMF से हमें फौरी तौर पर रकम नहीं मिलती तो यकीनन डॉलर ऊपर जा सकता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा, साबिक नायब सदर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने कीमती वक्त जो स्टूडियो में आए। अदनान साहब, बड़े मामला ख़राब हो रहे हैं। एक तो रेमिटेंसेस का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ऊपर से फिर मुस्तकिल यहाँ से पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अब वो भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत का सामना है। तो मसाइल क्या हैं? क्या इमिग्रेशन के मसाइल हैं, क्या मेडिकल के मसाइल हैं, क्या बीमा पॉलिसी हासिल करने के मसाइल हैं? ये तूल पकड़ते जा रहे हैं मसाइल। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो इस टाइम पे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस लिहाज से तो हम ये समझ रहे थे 2023 में कि हमारी जो वर्क फोर्स 9.25 लाख के करीब गई है एम्प्लॉयमेंट पे,
اور اس کے علاوہ وزٹ ویزاز پہ بھی گئی ہیں جنہوں نے جاب ادھر باہر کے ممالک کے اندر ٹرانسفر کی ہے. جی تو 2024 میں بھی یہ کیونکہ حالات ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے 1-2 سال اسی طرح رہیں گے تو ہماری کوشش کس اوورسیز طرح رہیں امپلائمنٹ. گے حالات؟ دیکھیں حالات تو اس طرح رہیں گے کہ جو ہمارے اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ اس ٹائم پہ بہتر نہیں ہیں اور ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں آپ کا ایکسپورٹ افیکٹ ہوئی ہے. آپ کی لوکل انڈسٹری کے اندر بھی تھوڑا سا کرائسس دیکھنے میں آیا ہے. آپ کی بجلی گیس کی جی قیمت بڑھنے سے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. جس بھی آفس میں اب وہ 5 بندوں کا اسٹاف تھا وہاں پہ انہوں نے 3 کر دیا. تو ان امپلائمنٹ تو بڑھی ہے. جی آپ کے پاس ہے یوتھ اور جو کہ آپ کا اس ٹائم پہ ایسٹ ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم یہ اس ایسٹ کو یوٹیلائز کریں اور شارٹ ٹرم پیریڈ کے اوپر یہ ان کو ورک فورس کو ملک سے باہر بھیجیں تاکہ باہر سے ریمیٹنسز وغیرہ کما کے لائیں. تو ہم نے ایک ٹارگٹ ہم نے بنایا تھا. نگران گورنمنٹ سے ہماری بات بھی ہوئی تھی اور ہم نے ان کو بہت زیادہ سفارشات دی تھیں کہ ہمیں اس 9.25 لاکھ کی ورک فورس کو ہم نے 12-13 لاکھ ورک فورس کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے نئے سیکٹرز بھی ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹ نگران گورنمنٹ وہ اس طرح پراپرلی ہمیں ٹیک اپ نہیں کر پائی کیونکہ اگر وہ ٹیک اپ کر پاتی تو اس ٹائم پہ جو ہمارے جو اب 2024 ہمارا سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارا ورک فورس کا بزنس گلف ٹریڈ سے اسپیشلی کم آنا سٹارٹ ہوا ہے. تو ہمیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی نئی جو گورنمنٹ آئی ہے نئی گورنمنٹ کو بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی کہ ہمارے جو گلف ممالک کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں اور کسی ملک کی طرف سے جو ہمارے ویزاز کی پالیسیز کو تھوڑا سا سخت کیا گیا ہے اس کے لیے وہاں کی گورنمنٹ سے بات کریں گے. تو میں آئی ایم شیور کہ کون وہاں سے ممالک ہیں جنہوں نے ویزا پالیسی سخت کی ہے؟ دیکھیں اس ٹائم پہ ہماری یو ای کا سیکٹر ہمارا تقریباً 4 مہینے سے ہمارے منسٹری آف لیبر کے جو ان کے ویزاز ہیں جو بلو کالرز کی جاب ہیں اور کچھ وائٹ کالرز کی بھی ہیں وہ ہمارا بند ہے. تو 4 مہینے سے بند ہے بلو کالر جابز کے حوالے سے؟ جی اس میں 2 طرح کے ویزے ہوتے ہیں. ایک ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ 100 میں سے 5-10% ہوتے ہیں اور 90% ہمارا وہ سیکٹر یو ای کا بند ہے. اور یو ای کا پاکستان کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ اور اسلامی روابط ہیں. اور میں یہ وجہ کیا بند کرنے کی؟ وائٹ کالر کھلا ہوا ہے بلو کالر بند ہے. دیکھیں وائٹ کالر کی بھی کچھ کیٹیگریز کھلی ہیں اور بلو کالر تو اوورال ہی بند ہے. تو میں دیکھیں وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب بات اب ہوگی تو وہ چیز سینیریوز سامنے کھل کے آئیں گے. کچھ اس کے اندر ہمارے پاکستان کے اپنے انٹرنل مسائل بھی ہیں, کچھ ہماری یوتھ کی بھی غلطیاں ہیں, کچھ انہوں نے بھی اپنی اسٹرکٹ پالیسیز کو جو چینج کر رہے ہیں. تو وہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہماری بھی ہیں. دیکھیں غلطیاں تو دونوں سائڈ سے وہ ہو سکتی ہیں نا, کسی بھی سائڈ سے ہو سکتی ہے. اب غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کے سلوشنز کی طرف جائیں. اگر ہم سلوشنز کی طرف جائیں گے تو ہماری جو منسٹری ہے اگر نیا سیٹ اپ اب جیسے ہی گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے 1-2 دن کے اندر اور اس کو اگر بالکل ارجنٹ بیسس کے اوپر اس کو ٹیک اپ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 میں جو ہماری ورک فورس 2,30,000-35,000 کے قریب یو اے ای گئی تھی اور اس کے اندر ابھی شارٹ فال بہت زیادہ آ گیا ہے. تو ہماری جو یوتھ ہے جو اسکلڈ بھی ہے سرٹیفائڈ بھی ہے تو اس کے لیے ایک سیکٹر بند پڑا ہے. ہمیں اس سیکٹر کو کھلوانا ہے اور ان کے جو بھی یو ای گورنمنٹ کے مطالبات ہوں گے جو ان کی سفارشات ہوں گی ان کے مطابق ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کو فوری طور پر سعودی عرب جانے کے کیا مسائل اب سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں سعودی عرب کے اندر یہ مسائل ہے, بہت زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے سعودیہ کے لیے کیونکہ اس میں ہمارا ایک جو وہاں سے اپرووڈ ادارہ ہے معذرت کے ساتھ جہاں پہ بایو میٹرک ہوتے ہیں جیریز کا وہاں پہ جی بڑا نام ہے جیریز کا. تو وہ ادھر بایو میٹرک کا سسٹم ہماری لیبر کے لیے ہماری جو ورک فورس جو جا رہی ہے اس کے لیے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ تنگی آ رہی ہے کہ ہمارے لڑکے ہماری یوتھ جو ہمارا پاکستان کا کیپٹل بھی ہیں اور ہمارے سفیر ہیں باہر جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں صبح 5 بجے لائنز میں لگتے ہیں اور رات 9 10 بجے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن پہ بھی وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. صبح 5 بجے لائن میں لگا جاتا ہے جیریز کے باہر بایومیٹرک کے لیے, رات 9 بجے تک قطار لگی رہتی ہے. جی قطار لگی رہتی ہے کیونکہ دیکھیں جیریز کو اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں درخواست کروں گا ان کی مینجمنٹ سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس چیز کو فوری طور پہ ٹیک اپ کریں. آپ نے وہ لیٹر لکھا, آپ کی ایسوسیشن ہے
अब जी, इतने हम पहले ज़्यादा हज़ारों में प्रोमोटर्स हैं पूरे मुल्क भर में, तो जेडी से रब्ता किया और बोर्ड जी, हम अपनी मिनिस्ट्री को, निगरान गवर्नमेंट को भी बता चुके थे। हमने अपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी हमने टेकअप किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसकी तरफ देखें, क्योंकि अब एक बायोमेट्रिक का सिस्टम है। देखें, आपकी एक वर्क फोर्स है, आपका NIC बनता है, आपका पाकिस्तान की ID आपका बायोमेट्रिक होता है, आपका पासपोर्ट बनता है बायोमेट्रिक होता है। अब जाने के लिए भी जो बायोमेट्रिक हो रहा है, तो उसको जितना आसान बनाएंगे, हमारी जो वर्क फोर्स यहाँ से बाहर जाने के लिए है उसको जितनी ज़्यादा ईज़ आसानी देंगे, तो यही हमारी वर्क फोर्स है जिसने रेमिटेंस वहाँ से यहाँ भेजनी है। सऊदी अरेबिया, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि रेमिटेंसेज बैंकिंग चैनल के थ्रू आए। अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है अदनान साहब, चले हमारी वर्क फोर्स चली जाती है, जितनी गई है उस हिसाब से तो हमने अपने रेमिटेंस का टारगेट अचीव नहीं करना साल के इख्तिताम पे। 33 अरब डॉलर हमने रखा है। इतनी वर्क फोर्स भेजने के बाद भी अगर हम रेमिटेंस का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तो कोताहियाँ तो है ना। वो क्या कोताहियाँ हैं आपकी निगाह में? देखें जी, कोताहियाँ हैं। देखें, जब मैं उसको ये कहूँगा कि आप देखें कि निगरान गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे जो वफाकी इदारों ने जो एक एक्शन किया था हुंडी हवाला के ख़िलाफ़ और एजेंट्स के ख़िलाफ़ इस तरह के, तो उससे ये है कि बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ था कि हमारा डॉलर और इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो रेट था वो गैप ख़त्म हुआ था, और जब वहाँ से हवाला हुंडी का बिज़नेस भी थोड़ा श्रिंक हो गया था। अब देखें, जैसे ही अब ये जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, और जिस अगर IMF के हम प्लेटफॉर्म पे हैं, तो अगर यहाँ पे अगर डॉलर और इंटर बैंक का गैप बढ़ गया या कुछ हुआ, तो ये हवाला हुंडी का जो सिस्टम है फिर पनपना स्टार्ट कर देगा, और जिससे ये होगा कि हमारी जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रही हैं वो फिर हमारे बैंकिंग चैनल से नहीं आएंगी। आप जितनी भी कोशिश कर लें तो ये सिस्टम हम ख़त्म नहीं कर सकते। इस सिस्टम को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। उसका ये है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। देखिए, हम सिफारिशात तो बहुत देते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें ऑन बोर्ड लेने के साथ साथ हमारी सिफारिशात लेने का हमें एक पोजीशन दें, ताकि हम इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपने अदारों को और उनको सजेशंस दे सकें, ताकि हम मिलजुल के जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो हवाला हुंडी और रेमिटेंसेस का और माशी सूरत हाल जो है उसकी जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, तो हमने सब ने मिलजुल के इस क्राइसिस से निकलना है। अच्छा अदनान साहब, मुझे एक बात बताएं, PDM की गवर्नमेंट आई, आपने सिफारिशात दी, उबरी हुकूमत आई, आप लोगों ने सिफारिशात दी, उन पर कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आप लोगों की लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया गया। जी। और जो लाइसेंस फीस कम थी उसको बहुत रिकॉर्ड सतह पे पहुँचा दिया, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा, अब नौ मुंतखब हुकूमत से आप लोग उम्मीदें लगा के बैठ गए। अब जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है ना कि वो IMF के पास जाए, IMF से लेन देन करे, IMF की शरारत को माने, IMF जो इंस्ट्रक्शंस देगा उसको फुलफिल करना है। अब ये सिचुएशन को टैकल करने में तो महीनों लग जाएंगे, और अगर IMF ने हमें पैसे दे दिए, इफ एंड बट कुडंट शुड दे दिए, और उम्मीद है कि दे देगा, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये मामला आगे जाके गंभीर होते हैं, चैलेंजेस बढ़ते हैं, और आपकी तरफ निगाह नहीं पड़ती, आपकी तवज्जो, आपके ऊपर तवज्जो मरकूज नहीं की जाती, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग वेट करेंगे? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, PDM की जब गवर्नमेंट आई थी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने बहुत ज़्यादा सिफारिशात दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ था, माजरत के साथ। अब फिर निगरान गवर्नमेंट आई तो हमने फिर सिफारिशात दी। हमें देखें, हमें एक इंडस्ट्री के तौर पे माना जाए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, रेमिटेंसेस को भेजने वाले, रेमिटेंसेस को कमा के देने वाले हम वो लोग हैं, 2500-2600 लाइसेंस जो हम इधर से वर्क फोर्स को भेजते हैं, और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, सारे ममालिक के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमारी वजह से हो रही है। तो जब तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हम एक्सपोर्ट के साथ साथ पैरेलल खड़े हैं। अब ये देखें, हमने पिछले 2 साल तकरीबन ऑलमोस्ट हमने ये सिफारिशात ही दी हैं, दरख्वास्तें दी हैं, और हमारे जो छोटे छोटे मुतालबात हैं, किसी सियासी पार्टी ने अपने एजेंडे में आप लोगों का तस्करा तक नहीं किया। जी बिल्कुल, जो एजेंडा होता है जो इलेक्शन से पहले दिया जाता है, वो किसी बड़ी सियासी पार्टी जो है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, काफ लीग हो, किसी ने भी नहीं किया। PTI तक ने, मतलब किसी ने आप लोगों को वैल्यू ही नहीं दी, फिर भी आप सिफारिशात भेज रहे हो, उम्मीदें लगा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है। देखें जी, वो कहते हैं पवित्र है शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमारा मुल्क है, हम हैं तो सब कुछ है, लेकिन हम उम्मीद ही लगा सकते हैं, उम्मीद ही लगा सकते हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। अदनान साहब, आपको तो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा रहा, आपकी सुनवाई नहीं हो जा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई आपको अहमियत नहीं दे रहा, आप लोग हर जगह पे जा रहे हैं, कोई अपने मंशूर में आपकी बका का ऐलान नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे?
जी, यही तो अलमिया है कि देखें हमारे जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उन्होंने 32 से 33 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस का टारगेट रखा था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको कोई एज सच कोई फैसिलिटी और इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे थे। और उसके बाद ये है कि एक नया कानून हम पे लागू कर दिया गया कि हमारी फ़ीस को 400 से 500% बढ़ा दिया गया अचानक से, ताकि आपको कोई ओवरसीज़ प्रमोटर अगर मर जाता है तो उसके बच्चे जो है 15 लाख रुपया फ़ीस दे के उसके अपने वालिद साहब के लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। आप लोग भी तो हर किसी को बाहर भेज देते हैं ना बगैर चेक एंड बैलेंस के, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग देखिए ना, हर प्रोमोटर जो है वो बिजनेस कर रहा है ऑब्वियसली, तो उसको भी तो चाहिए ना कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच पड़ताल के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ वो बाहर जा रहा है तो क्या कर रहा है, मुल्क का नाम रोशन करेगा, काम करेगा, या कोई भीख मांगेगा, या कोई ग्रुप चलाएगा, या सेलेब हो जाएगा। तो इस हवाले से भी तो आप लोग लैकिंग करते हैं ना। देखें, ये चीज़ यहाँ पे समझने की हमारे पूरी सबको समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे ओवरसीज़ जो प्रमोटर्स हैं प्रॉपरली बाहर से डिमांड जनरेट करते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसी से अप्रूव्ड कराते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टरेट ऑफिस हमारे जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंडर हैं वहाँ से परमिशंस लेते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और यहाँ से वर्कफोर्स भेजते हैं, और उससे पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी हमारे सबमिट होते हैं हमारे कैंडिडेट्स के। अच्छा, कोई क्राइटेरिया है? जी, मिसाल के तौर पे अदनान साहब, माजरत के साथ, बात यह है कि आपने बाहर से डिमांड जनरेट की, उन्होंने कहा कि हमें इतनी वर्कफोर्स चाहिए, उसकी ये सैलरी होगी, आप क्या उसी सैलरी पे लोगों को बाहर बेचते हैं, या फिर आप जो बीच में अपना प्रॉफिट रखते हैं उसका क्या चेक एंड बैलेंस है? देखें, बात ने जहाँ पे सिस्टम क्या है? जी, सिस्टम ये है कि वहाँ से हमें कंपनीज जब बाहर से डिमांड्स हमें जनरेट करके देती हैं, हम जाते हैं, हम B2B जाके बिजनेस जनरेट करते हैं और B2B करते हैं। और यही हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ भी हमारे एग्रीमेंट्स किए जाएँ, ताकि हम G2G जब तक एग्रीमेंट्स नहीं होंगे तो हम B2B भी उसको ऑन बोर्ड नहीं ले सकते, जैसे यूरोप के ममालिक हैं हमारे। अब ये देखिए, बाहर से जनरेट हम करके बिजनेस लाते हैं और यहाँ से परमिशन लेते हैं प्रॉपर गवर्नमेंट के ऑफिस से, और एडवर्टाइज करके वर्क फोर्स को हायर करके यहाँ से प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो है हम यहाँ से पाकिस्तान से बाहर हमारी वर्क फोर्स को भेजते हैं, जो हमें सैलरी पैटर्न कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसी सैलरी पैटर्न पे भेजते हैं। अब वहाँ पे हमारे जो कंपनीज़ के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज़ के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पाकिस्तान की एम्बेसीज़ को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारे CWOs को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं नए आने वाले जो भी हमारे मिनिस्टर साहब होंगे, वफाकी वज़ीर साहब होंगे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि CWOs को भी ऑन बोर्ड करें, बाहर के एम्बेसीज़ को ऑन बोर्ड करेंगे, यहाँ से एक आसान एक सिस्टम बनाएंगे। अब आपका डिजिटल सिस्टम बाहर हमारे हमसाया ममालिक के अंदर सब कुछ सिस्टम हो गया है, हम अभी तक प्रॉपर पुराने सिस्टम के ऊपर पेपर वर्किंग पे चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे वर्कफोर्स भेजने में भी थोड़ी सी तंगी आ रही है। मतलब जो डिमांड बाहर से आ रही है उसी सैलरी पैकेज पे आप बाहर भेजते हैं? जी बिल्कुल। तो घर का चूल्हा कैसे जलाते हैं? देखिए, जो सैलरी पैकेज कंपनी देती है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि हमें इन कैटेगरीज के लिए वर्कफोर्स चाहिए और उनकी ये सैलरीज होंगी, हम उसी पेपर के ऊपर हम परमिशन लेते हैं पाकिस्तान के एम्बेसी से और यहाँ से प्रोटेक्टरेट से, और अपनी वर्कफोर्स को उस सैलरी पे यहाँ से बाहर। तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता है? प्रोमोटर्स कैसे अपना घर का चूल्हा जलाते हैं, मेरा ये सवाल है। जी, अलमिया ये है कि देखिए, हमें 6,000 रुपया हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक फ़ंड मिलता है, गवर्नमेंट का रीइंबर्स जो होता है, वो आज से 20 से 25 साल हो गए हैं। हमारा वो 6,000 रुपया है। हमारे उस टाइम पे डॉलर की कीमत क्या थी, उस टाइम पे बिजली का यूनिट क्या था, उस टाइम पे हमारे रेंट क्या थे, फ्यूल की प्राइस क्या थी, आज भी वो 6,000 ही है। मैं दरख्वास्त करूँगा आने वाली गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से, कि हमारे ये जो सिफारिशात, ये जो मुतालबात हैं, इनकी तरफ सोचें। मुताबिक शिकायत आती हैं कि जो प्रोमोटर्स होते हैं जो बाहर बेचते हैं वो लाखों रुपए की डिमांड करते हैं लोगों से, और फिर लोग जो हैं वो जाहिर सी बात उनको बाहर जाना होता है नौकरियों के लिए, तो लाखों रुपए अदा करके फिर वो बाहर जाते हैं। देखें, इसमें जो एजेंट माफिया जो इन्वॉल्व है, जो लाखों रुपए का तकाजा करके और हमारे सादा लोग अफराद को यहाँ से बाहर भेजते हैं, मैं समझता हूँ कि कई सालों से चल रही है। जी, ये उसके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। पीछे हमारे वफाकी इदारों ने क्रैकडाउन किया भी था, और मैं समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद और जैसे ही हमें गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेगी तो हम गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं लेती आप लोगों को, उसके बाद टाइम नहीं, उसने IMF से डील करनी, क्या करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं लेती तो फिर ये यूनान कश्ती वाक़या और इस तरह के जो इलीगल तरीके से जो लोग जा रहे हैं और इतना पैसा लेके हमारे जवान जो हमारे फौत हो रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगी? जी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती रहेगी। ये देखें, क्योंकि इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन है हमारी यूथ के अंदर, हमें उनको पॉजिटिव रास्ता दिखाना है, और पॉजिटिव रास्ता है हमारे पास। पॉजिटिव रास्ता दिखाएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंसेज भी बढ़ेंगी, हमारी यूथ की हमारे मुल्क में
रेमिटेंसेस का जो सिस्टम है उससे पहले एजुकेशन सिस्टम है। हुकूमत के बाद तवज्जो हुकूमत को दे दी है, हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही, हेल्थ सिस्टम पे नहीं दे रही, एनर्जी सिस्टम पे नहीं दे रही, रेमिटेंसेस सिस्टम तो फिर आगे आता है ना। अब अगर आपके सिस्टम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती आइंदा आने वाले दिनों में, आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, फाइनल ऑप्शन क्या है? देखें जी, मैं सबसे पहले आपने जो एजुकेशन सिस्टम का कहा, तो मैं कब से मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ और इस्लामाबाद में भी मैं बोल चुका हूँ, अपने मिनिस्ट्रीज़ में भी बोल चुका हूँ कि देखें कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल लेवल के ऊपर। जब तक आप मैट्रिक लेवल पे कैरियर होनी चाहिए, counselling कुड भी शुड भी, वो तो नहीं सही है। होगी। ऑप्शन लास्ट क्या है आपके पास अदनान साहब? अगर देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी नई गवर्नमेंट हमारे साथ अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं लेती और हमारी जी। सिफारिशात की तरफ नहीं है, खबर तो आ रही हम- है कि फारूक सत्तार को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का कलमदान मिलने वाले पहले भी था इनके पास, जी। तो उम्मीदें हैं उनसे, ये जराए हमारे बता रहे हैं, खबरें आ रही जी, हैं। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा वफाकी गवर्नमेंट जो है, जो फॉर्मेशन होगी और हमारी जो SIFC है और हमारी वफाकी इदारे हैं, पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं इस टाइम पे, उसको क्राइसिस को निकालने के लिए सब मिलजुल के इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं। और मैं श्योर हूँ, मैं इतनी हमें उम्मीद है कि आने वाले दो साल की क्राइसिस अगर और हम काट लें तो हमारे मुल्क तरक्की कर सकता है। देखें, हमारे तरफ से जो पहले फारूक सत्तार साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा वो इस सीट पे आ रहे हैं। उस टाइम पे एक सिस्टम अलग था, अब एक सिस्टम एक अलग हो चुका है। हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स भी ऑन बोर्ड हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, SIFC के साथ खड़े होंगे और जो भी गवर्नमेंट SIFC से आप लोगों ने रब्ता किया है? जी बिल्कुल जी, SIFC से हमारा रब्ता हुआ है और SIFC ने हमें अश्योर किया है कि नई गवर्नमेंट के अंदर आपको पार्टिसिपेशन दी जाएगी और आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और कमेटीज़ बना के और इसके ऊपर अमल किया जाएगा, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट के साथ और लोकल इंडस्ट्री के साथ जो रेमिटेंसेस का और हमारी यूथ की यूटिलाइजेशन का जो सेक्टर है उसको प्रॉपरली हम SIFC से आपकी जो मीटिंग हुई है वो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में हुई, यानी निगरान सेटअप में, या अभी चंद दिनों में हुई है? जी, हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, हमारी जो हमारे निगरान गवर्नमेंट है उस टाइम पे भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं और कुछ अब निगरान गवर्नमेंट के सेटअप के साथ ही हमारी अब भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि SIFC का इदारा जो है, हम उन्होंने जो 5 सेक्टर्स जो उन्होंने इस टाइम पे ऑन बोर्ड लिए हुए हैं, टेकअप किए हुए हैं, उन सेक्टर्स के अंदर भी पैसा आने की उम्मीद है। और साथ साथ जो हमारा ये जो सेक्टर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक गैप है। देखिए, इसके अंदर 8 से 10 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस का इजाफा हो सकता है। रेमिटेंसेस का टारगेट हम अचीव कर पाएंगे इस साल? जी नहीं कर पाएंगे। हम रेमिटेंसेस का टारगेट इसलिए अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है उसने प्रॉपरली उस चीज़ की तरफ फोकस नहीं किया। हम तो सिर्फ निगरान हुकूमत ने फोकस नहीं किया या उससे गुज़िश्ता जो हुकूमत थी PDM की उससे भी फोकस नहीं किया? देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत में बहुत अच्छे इकदाम उठाए गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए, फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि फोकस नहीं किया, वो बात दुरुस्त है। तो ये फोकस नहीं किया, ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है, देखें जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं? देखें, PDM की जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया था उसके बाद वो गवर्नमेंट चली गई थी, तो निगरान गवर्नमेंट आई थी। निगरान गवर्नमेंट के इकोनॉमिक जो कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने जो फैसले किए वो अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे रेमिटेंसेस के सेक्टर में, इस सेक्टर के ऊपर बहुत सा काम हो सकता था और अभी भी हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो गवर्नमेंट आ रही है, हम देखें एज ए बिजनेस कम्युनिटी हम हर गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। कौन कौन से ममालिक में नौकरियों के दरवाजे खुलने वाले हैं? कुछ बहुत ज़्यादा खबर है क्या कुछ? गिलानी साहब, बहुत ज़्यादा है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक वही मैं बता रहा हूँ कि हमें टेकअप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप शॉर्टली बता दें। देखें, हमारे यूरोप के पूरे ममालिक हैं, हमारे वहाँ पे है, जापान है, कोरिया जापान है, वाले तो ओके करके बैठ गए, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। अफसोस की बात यह है कि 2 साल से ये हमारा सेक्टर खुला था, लेकिन हमारा प्रोसेस इतना स्लो है कि हम वो ऑन बोर्ड नहीं कर सके और तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर ऑलरेडी हम वहाँ से रेमिटेंसी नहीं हासिल कर सके, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में अब गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेगी हमें और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रेमिटेंसेस को बेहतर करने के लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को अहमियत देना होगी। अफसोस की बात है कि इलेक्शन से कबल बहुत सी पार्टियों ने अपने मौचे मंशूर पेश किए, लेकिन उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स का तस्करा नहीं किया। बहरहाल करना चाहिए था अगर रेमिटेंसेस को बेहतर करना है। 33 अरब डॉलर रेमिटेंसेस का हदफ रखा हुआ है, लेकिन वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट नहीं किया। तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम उनको भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे, और जो इदारे इस सेक्टर पे फोकस करना चाहते थे या करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। बहरहाल अपकमिंग गवर्नमेंट से उम्मीदें तो हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को, और रवाबित शुरू कर दिया SIFC से, और SIFC ने भी कहा है कि अपकमिंग गवर्नमेंट के साथ हम आपकी मीटिंग कराएंगे।
मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।